नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से या कहें कुछ महीनों से पश्चिम एशिया में ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है। कई मुल्कों की सरकारें या कहें कि पूरे इलाके की सरकारें कुछ समझ नहीं पा रही हो क्या रहा है। लेबनान हो या यमन हो या इससे पहले हमास हो, ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल ने उन संगठनों की कमर तोड़ दी और उनके टॉप लीडर्स की मौत हो चुकी है। एक ज़बरदस्त डिवास्टेशन की स्थिति हमारे सामने है। तो पश्चिम एशिया के बड़े मुल्कों के नज़रिए को समझना चाहिए और जो कुछ भी इजराइल इस वक्त कर रहा है, वो चाहे हमास के ख़िलाफ़ कर रहा हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ कर रहा हो या अब वो यमन में हुती के ख़िलाफ़ कर रहा हो, ये कार्रवाई को कैसे देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भारी पैमाने पर न सिर्फ विध्वंस हो रहा है, टॉप लीडर्स मारे जा रहे हैं और वो आतंकवादी संगठन या घोषित आतंकवादी संगठन या वो विद्रोही संगठन माने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हमास के उस हमले से हुई थी जो उसने इजरायली लोगों पे किया था और उसके बाद लड़ाई हमास तक पहुंची और ज़बरदस्त लड़ाई हुई। फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई ये लेबनान पहुंच गई और अब यमन में भी है। ईरान का इसमें क्या रोल है और ईरान को क्यों बहुत ज़्यादा इस वक्त चिंता हो रही है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में इसका असर, इसके झटके देखे जा रहे हैं। यूएस के रोल को भी कई लोग समझना चाहते हैं कि आखिर इस पूरी कार्रवाई में अमेरिका की क्या भूमिका है, ईरान की क्या भूमिका है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि सऊदी अरब और यूएई जो वहाँ के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी क्या रोल है इसमें। तो आज हम इसको समझेंगे, क्योंकि क्या इस पूरी लड़ाई को एक बड़े युद्ध के आगाज़ के तौर पे देखा जा सकता है, या फिर इन विद्रोहियों आतंकवादियों के ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है, जो उनकी एलिमिनेशन चल रही है, उसको बड़े देशों की, इवन खाड़ी के बड़े देशों की मूक सहमति है, या फिर कुछ बड़ा कुछ ऐसा हो सकता है, इसकी आशंका या डर है जिसको हम अभी शायद देख नहीं पा रहे हैं। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कोई देश इससे अछूता नहीं रह सकता क्योंकि वो ऑयल ब्लॉक का पूरा इलाका है। हालांकि ये बहुत सरप्राइजिंग है कि कच्चे तेल की कीमतें बहुत नीचे हैं। $72 के आसपास ब्रेंट क्रूड ऑयल चल रहा है, जबकि ज़रा से भी जियोपॉलिटिकल टेंशन खाड़ी में अगर होती थी तो तेल में उछाल आता था। लेकिन इस बार तेल के उबाल नहीं आ रहा है। क्या इसलिए कि कुछ लोग अपने मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं? क्या इसलिए कि यूएस में इलेक्शंस हैं इसलिए तेल के दाम बढ़ने नहीं दिए जा रहे हैं? या इसलिए कि वाकई ग्लोबल रिसेशन चल रहा है चाइना और बाकी जगहों पे, जिसकी वजह से तेल की रियल डिमांड कम है? क्योंकि ये भी एक बड़ा पॉलिटिकल इशू हो सकता है। तो इन सब पे चर्चा होगी कि क्या होने वाला है और क्या हमें डरना चाहिए कि कुछ बड़ी घटना हो सकती है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एक्सपर्ट का पैनल है। मैं परिचय आपको करा देता हूँ। नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ हैं, जो जानकार हैं जियो पॉलिटिक्स के, उस इलाके में है और इस वक्त वो उसी यूएई के इलाके में है, तो वहाँ से उनसे बातचीत होगी। हमारे साथ अनिल त्रिगुणायत जी हैं, जो डिप्लोमेट रह चुके हैं, उन इलाकों को समझते हैं और दो देशों या कई देशों के बीच में जो इस तरह की चीज़ें होती, जो हमने कुछ इशारे में समझने की कोशिश की कि कुछ बड़े देश मूक दर्शक क्यों हैं इसमें, वो समझेंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत जी हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं, बहुत लंबे समय तक इन पूरे देशों की पॉलिटिक्स को समझाएं, और IDSA के एसोसिएट फेलो स्वस्ति राव जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ये समझने के लिए, जानने के लिए कि क्या चल रहा है। अनिल सर, आपसे शुरुआत करते हैं। हमने हमेशा देखा कि खाड़ी में थोड़ी बहुत घटना होती थी तो वो बहुत ज़्यादा शोर होता था, लेकिन इस बार टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं इजराइल की ओर से। तो आप मुझे समझाइए कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है इस समय गल्फ की, वेस्ट एशिया की, यूएस की, इसमें क्या चल रहा है ये? देखिए नीरज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वॉर इस बार 1 साल के लगभग हो गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉर कितना कॉम्प्लिकेटेड है इसराइल और हमास के बीच। एक स्टेट एक्टर है, एक नॉन स्टेट एक्टर है, और दोनों एक ही तरह से बिहेव भी कर रहे थे जहां तक इंटेंसिटी की बात है। तो लेकिन अमेरिका, इसराइल जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है रीजन की, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसकी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है, और उनको अक्टूबर 7 को जो उनके बड़ा धक्का लगा इस बात का कि उस सब के बावजूद हमास ने अंदर आकर के 30 किलोमीटर लगभग
उनके 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को वो लोग हॉस्टेज बना करके ले गए, जिसमें 100 के करीब अभी भी उनके पास है और वही उनकी की है। लेकिन जो उसका रिस्पांस जो इजराइल ने दिया, वो नो स्टैंडर्ड रिस्पांस था उनका, जो हर बार वो यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी। लेकिन इस बार आप ये अंदाजा लगाइए कि उनका ऑब्जेक्टिव था कि हमास को हमें खत्म करना है, जबकि एक बात आप ये भी जानते हैं कि हमास को बढ़ाने में एक बड़ा रोल इजराइल का खुद का है और बेंजामिन नेतन्याहू का खुद का भी है। ये ऐसी बात नहीं है कि वो अपने आप उतना पनप गए या इतने बड़े हो गए, लेकिन बार बार जो है उसके रीजंस बहुत सारे हैं कि क्यों हमास ने अटैक किया, और ये टेरर अटैक किस तरह से लोगों, सारी दुनिया ने उसको एक तरह से कंडेम किया था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का इसराइल का जो रिस्पांस रहा, उसके बाद इसराइल ने जो लोगों की सपोर्ट और सिंपैथी है उस सबको खो दिया, और उस सब के बावजूद आज वो सारे लोग को कर रहा है। तो सबसे पहले उसने हमास को लगभग 80% उसका जो कैपेबिलिटीज है उनको कम कर दिया, खत्म कर दिया। और हिजबुल्लाह अक्टूबर 8 के बाद से अटैक करता रहा, लेकिन लो की अटैक्स थे प्रेशर मेंटेन करने के लिए। उसके बाद में जब ये हिजबुल्लाह के लीडर्स को इन्होंने मारा, नंबर 2 के लीडर फुआद शुक्र को, और उधर हमास के लीडर हानिये को ईरान में जाकर के, तो ईरान और अमेरिका के बीच ये बातचीत चलती रही कि हम जो है सीज फायर करने की कगार पर हैं, ईरान रिटेलिएट ना करे। ये बात शुरू में हो गई, उसके बाद ईरान ने भी अपना स्ट्रेटेजिक पेशेंस मेंटेन रखी। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जो हमास, देखा आपको दोनों सब तरफ से ये बात पता लगी, चाहे वो इस्माइल हानिये के ऊपर अटैक हो, उनको मारा जाना तेहरान के अंदर में, या जो जिस तरह से हमास हिजबुल्लाह के लीडर्स को मारा जाना, ये इससे साफ जाहिर होता है कि भले ही इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के पास में एक तरह की फायर पावर है कि वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन उनका इंटरनल सिस्टम पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो गया। हमने देखा कि पेजर अटैक्स के जरिए उन्होंने इतना बड़ा वो समस्या कर दी। तो आज की डेट में इसराइल का बड़ा अपर हैंड है। तो विद अमेरिका की कंसेंट से, अमेरिका के सपोर्ट से, आपको मालूम है कि जिस वक्त ये बात हुई तो नेतन्याहू जो थे वो न्यूयॉर्क में बैठे थे, और अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात करने के बाद उन्होंने ये ऑथराइज किया कि सारे जो लीडर्स हैं इनके हिजबुल्लाह के, उनको मारा जाए। और उसी वजह से हमने देखा कि जो कुछ हुआ है। तो सिचुएशन ये है कि इसराइल ये सोच रहा है इस वक्त, और ये पर्सनल बात भी है नेतन्याहू के लिए, क्योंकि नेतन्याहू शेर के ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे ही उतरेंगे तो उनको शेर खा जाएगा। ये सीधी सी बात है, हिज पॉलिटिकल कैरियर इज वर्चुअली फिनिश्ड। तो ही वांट्स टू गो विद विक्ट्री, कि मैंने कुछ तो अचीव किया है, कि इनको खत्म कर दिया, आगे के लिए थ्रेट खत्म कर दिया, ये इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जितने भी अरब मुल्क हैं, खासतौर से सुन्नी अरब कंट्रीज जो हैं, उनको इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, सीधी सी बात जी। है। और ईरान उनको पूरी तरह सपोर्ट करता है। तो उनके हिसाब से जियो स्ट्रेटेजिकली अगर ये तीनों के तीनों, हिजबुल्लाह, हुती और हमास, डेसिमेट हो जाते हैं या किसी तरह से कम हो जाता है, तो उनको ईरान के साथ पैरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। ईरान का सबसे बड़ा जो एक हथियार था वो हिजबुल्लाह ही है, और इस वक्त हिजबुल्लाह भी काफी वीक नजर आ रहा है। अब क्योंकि उनकी लीडरशिप नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि सिचुएशन काफी खराब है। लेकिन अगर ईरान इस वक्त बीच में कूदता है, तो नेचुरली है जो डर सबको है वो होने की बड़ी आशंका है। जी अनिल जी, देखिए शुरू हुआ हमास से, फिर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, और इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हूती पे हमले चल रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, और इसमें सबकी सहमति हो सकती है। यूएस तो खैर उसका तो स्टेटमेंट भी है कि हाँ, हमें पता था कि हसन नसरल्लाह मारा गया है, उसको उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो गल्फ रीजन के जो सऊदी अरब, यूएई है, जो उधर के बड़े नेता हैं, वो भी क्या एक मूक सहमति दे रहे हैं कि हाँ चलो क्लींजिंग चल रही तो करने दीजिए? नहीं नहीं, जैसा मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि इसराइल, ये मेन कारण जो इसका हमास के अटैक का था अक्टूबर 7 को, वो ये था कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा था। हम्म। अब जब सितंबर में क्राउन प्रिंस सलमान यहाँ आए थे, उसके बाद में जाने के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि इट विल बी मच फास्टर नॉर्मलाइजेशन, वो अगर सऊदी अरेबिया इनके साथ नॉर्मलाइज करता है, तो आप ये इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वे पैलेस्टीनियन कॉज खत्म हो जाता। तो दोबारा से पैलेस्टीनियन कॉज को उन्होंने प्लेट के ऊपर लाया है, पब्लिक कॉन्शियंस में लाया है अरब कंट्रीज के। भले लीडर्स जो हैं इन कंट्रीज के ये नहीं चाहते हैं कि इसराइल के साथ कोई हमारे रिश्ते बहुत खराब हो,
और पहले से ही अगर आप देखेंगे तो आज से नहीं है, सालों से अंडर द टेबल इन लोगों के रिश्ते चले आ रहे हैं सिक्योरिटी के डोमेन में, दूसरी तरह से कई जगह पे। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह और हूथीज का कम हो जाना, मैं समझता हूँ हूथीज के बारे में तो मैं समझता हूँ सारी दुनिया के सभी देश ईरान को छोड़ करके खुश होंगे अगर हूथी का जो है डेसिमेट हो जाता है। आप देखिए हूथीज ने जो अलग पोर्ट है इसराइल का, उसको बैंकरप्ट हम्म, करा दिया बिकॉज ऑफ रेड सी के ट्रेड बिल्कुल बंद हो गया वहां पर। तो इसराइल के हम्म, लिए भी डायरेक्टली उसमें ही है, प्लस वहां से उन्होंने अटैक भी किया है इसराइल के अंदर जी। डायरेक्टली वहां से। तो मैं समझता हूँ कि ये इम्प्लिसिट है सारी, जितने भी ये कंट्रीज, अरब कंट्रीज हैं मेनली, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब कतार और इजिप्ट को छोड़ के वो भी खुश होंगे चाहते हैं कि आज से कि अगर ये कम हो जाए। वो भी चाहते हैं कि ये कम हो जाए। तनेजा जी तो बहुत सर बहुत घूमते रहते हैं आप सर उस इलाके में, है जी। ना? ये क्या हो रहा है, थोड़ा समझाइए हमें। नहीं, देखिए, अभी जो मैं यूएई में ही बैठा हुआ हूँ, वहीं से आपसे बात कर रहा हूँ। संपर्क जो सिग्नल की थोड़ी समस्या है, पर मेरी कोशिश है कि बातचीत जितना हो सके मैं कर रहा हूँ यहाँ से आपसे। देखिए, यहाँ पे अगर आप जाकर के इस समय जो मध्य पूर्व की स्थिति है वो ये है कि जो ईरान जो है उसके पास बहुत ज्यादा विकल्प उसके पास नजर नहीं आते। हम देख रहे हैं कि हजबुल्ला के पीछे कौन सी ताकतें हैं। उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से हमास के जो है बहुत बड़े नेता को तेहरान में इसराइल ने अंदर घुस करके जो है मार दिया था। उसके बाद हमने देखा वो हुतीज का भी हो रहा है। कहीं ना कहीं एक बात तो ये बिल्कुल नजर आती है कि उसमें अमेरिका है या कुछ और पश्चिम के देश, कहीं ना कहीं उनका साथ में समर्थन कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, इसराइल जो कर रहा है अपनी सुरक्षा में कर रहा है, जैसा भी कर रहा है। अमेरिका में चुनाव का वर्ष है, बहुत सारे डायनेमिक्स हैं अमेरिका के अंदर भी, ज्यूइश लॉबी जिसको कहा जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी यहाँ की स्थिति यह है कि जो ईरान के हिसाब से उसको रिएक्ट करता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है कि अभी ईरान बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में मुझे नजर नहीं आता। क्या वो फौजी रूप से उसमें शामिल हो जाएगा? क्या वो आगे बढ़ के कहीं पे जो है इसराइल या इसराइल के जो और इंटरेस्ट हैं वहां पे कुछ हमला कर देगा? लेकिन इस समय इससे ऐसे हालात नजर नहीं आते मुझको। तो अभी इसलिए इसराइल को भी ये लग रहा है, एक तरफ अमेरिका में चुनाव है, अमेरिका में भी जो काफी स्थिति जो इस तरह की बनी हुई है, खुल करके वो विरोध नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनको पता है कि रूस जो है वो लेबनान में उलझा हुआ है। दूसरी तरफ उनको बहुत समर्थन नहीं दे पाएगा। चीन की स्थिति सबको नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि इसका इसराइल फायदा उठा रहा है। उनको लगता है एक एक अवसर है, जबकि वो जहां तक संभव हो सके वो लोग, वो ताकतें, चाहे वो हजबुल्ला हो, हम हमास गाजा में, और हम देख ही रहे हैं हूतीज का भी हम देख ही रहे हैं, तो जहां तक हो सके उनको कमजोर कर सके। और ये जो एक एक इसराइल के बारे में एक छवि थी कि इसराइल का तो वहां पे आयरन डोम है, उस पे तो कोई हमला कर नहीं सकता। इसराइल का तो एक तरीके से ये माना जाता था कि बिल्कुल भेद ही नहीं सकता उनकी सुरक्षा का जो चक्र है। लेकिन ऐसा हुआ गाजा के टाइम में, अक्टूबर में पिछले साल हमने देखा। तो कहीं ना कहीं जो पुराना उसका जो एक आन बान शान है रही है उसकी, इस बात को लेके उसको वापस लाने की कोशिश है। और दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं दुनिया कुछ बोल रहे है, पश्चिम के देश कुछ बोल रहे हैं। हमने तमाम देखे सड़कों पे जुलूस निकले वहां पे पश्चिम की राजधानियों में। लेकिन इसराइल का ये कहना है उसकी प्राथमिकता ये है कि अपना ही जो सुरक्षा है वो उसको तवज्जो देगा सबसे ज्यादा। इंटरनल डायनेमिक्स इसराइल की पॉलिटिक्स की भी हैं। नेतन्याहू साहब को अपने अपनी लेगेसी की भी थोड़ी उनको परवाह हो रही है। तो मुझे लगता है कि अभी ये ईरान कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, और जहां तक संभव होगा इसराइल इसका फायदा उठाएगा, और जब उसको जरूरी लगेगा वो इसको रोकेगा। आपको लगता है कोई बड़े युद्ध की आशंका है? नीरज जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा युद्ध हो पाएगा। हालांकि जो एस्केलेशन है ये कोई छोटा मोटा एस्केलेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है बड़ा युद्ध जब ही हो पाएगा जब ईरान जो है फौजी रूप से उसका जवाब दे, इसराइल के ऊपर हमला करे, या कहीं ना कहीं जो लेबनान में तो ताकत है नहीं, हजबुल्ला भी हमने देखा है उसकी ताकत कमजोर हो चुकी है। गाजा का हम सब लोग जानते हैं वहां स्थिति क्या है, तो कौन जवाब देगा? ईरान की आंतरिक स्थिति ऐसी है, अगर आप उनके संकेत उठा करके देखें, खासतौर से जो नए राष्ट्रपति आए हैं, उनके जो विदेशी मामलों के सलाहकार आए हैं, उनकी तो कहीं ना कहीं ऐसी संकेत पूरे विश्व को जा रहे हैं कि वो विश्व के साथ एंगेजमेंट दोबारा करना चाहते हैं, पश्चिम के देशों के साथ दोबारा बातचीत करना चाहते हैं। जो ईरान अलग थलग हो गया उसको कहीं ना कहीं ठीक करना चाहते हैं। अगर ये वो चाहते हैं
और ऐसे में अगर इसराइल के ऊपर वो हमला कर देते हैं, चाहे वो तो फिर तो स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा एस्केलेट होगा, लेकिन इतना जरूर जी। है इसराइल को ये समझना होगा कि ईरान की जो एक सीमा है, थ्रेशोल्ड है, उसको उसको बहुत ज्यादा चुनौती ना दे, ऐसा ना कर दे ईरान को कि ईरान के पास कोई विकल्प ना हो। अभी जी इसका ही देखना पड़ेगा। शिवकांत जी, 3-4 महीने पीछे चलते हैं। आपको याद होगा जब इस हमास पे बहुत हमले हुए, हमास ने किया, उसके बाद काफ़ी लंबा युद्ध चला, फिर धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा शांत हो रहा है, पीस टॉक्स की बहुत बातचीत की गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं, इजराइल का अड़ियल रुकता। फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि इस्माइल हानिया मार दिया गया है ईरान के अंदर। ये बहुत बड़ी घटना थी, तो हमने डिस्कशन भी किया था, तो ऐसा लग रहा था कि ईरान कुछ ना कुछ करेगा, वो अपने स्वाभिमान का बदला लेगा, इस तरह की बातें हुई थी। फिर बात बहुत दिन तक ठंडी रही, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में शिवकांत जी एकदम से इजराइल इतना अटैकिंग हुआ कि वो चुन चुन के टारगेटेड स्ट्राइक कर रहा है। ये कहानी समझाइए कि 3 महीने में क्या बदला। वो जो बाइडन जी आए थे और सुनक जी आए थे, कान में कुछ बोल के गए थे क्या कि कुछ दिन रुको, फिर बाद में सबको निपटाना, हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं, ये 3 महीने की कहानी नहीं है। इसके लिए अगर आप पूरे पिछले 80 साल तक चले जाएं, पूरा इतिहास इसराइल और फिलिस्तीन का उठा करके देखें, तो जब जब फिलिस्तीनियों की हिमायत में अरब देशों ने इसराइल पे हमले किए हैं, किसी अकेले देश ने नहीं किए। हमेशा मिल करके, पहला हमला हुआ था 5 देश थे, दूसरा हमला हुआ 4 देश थे, तीसरा हमला हुआ 3-4 देश थे। तो ये मुझे लगता है हम ज़रूरत से ज़्यादा ईरान की ताकत आंकते हैं जब ये कहते हैं कि ऐसा होगा तो ईरान का जवाब आएगा कि नहीं आएगा, ईरान हमला करेगा कि नहीं करेगा, अगर ईरान कूद पड़ा तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि इसराइल से मुकाबला करने के लिए, इसराइल से लड़ने के लिए ईरान तभी कमर कस सकता है जब उसके साथ बाकी मुस्लिम देश आसपास के हों। और ईरान की स्थिति ऐसी है कि वहां अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है, शिया और सुन्नी की प्रभुता की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में ईरान के साथ सुन्नी लोग नहीं हैं। इसका मतलब सऊदी अरब और यूएई उसके साथ नहीं है। सऊदी अरब और यूएई अपना अलग रास्ता बनाना चाहते थे, वो पूरी दुनिया के साथ जुड़ना चाहते थे, इसराइल के साथ जुड़ना चाहते थे। इसी को रोकने के लिए ईरान ने हमास से हमला करवाया था। तो इसलिए ईरान पूरी तरह से अलग थलग है। ईरान केवल तभी लड़ाई में कूद सकता है प्रत्यक्ष रूप से, जब प्रत्यक्ष रूप से चीन और रूस उसका साथ देने के लिए आगे आए। जैसे अमेरिका युद्ध में नहीं कूद रहा, लेकिन अमेरिका स्पष्ट रूप से, उसके जहाज हैं, उसकी सेना वहां है, ये दिखाने के लिए कि अगर इसराइल का अस्तित्व खतरे में आता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो हम इसराइल की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका दे रहा है। यूरोप एक तरह से डिप्लोमेटिक रूप से इसराइल के पीछे है। ईरान के पीछे कौन है? इस वक्त कोई नहीं है। तो ईरान और क्यों नहीं है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसे आप सभ्य भाषा में कहते हैं और सीधी भाषा में कहें तो ये आतंकवादी संगठन है जिनका जहां जहां राज है। हमास जो है वो आतंकवादी सरकार थी, इसी तरह से हिजबुल्लाह आतंकवादी सरकार थी, इसी तरह से हूती जो संगठन है, अगर उनकी सरकार जितने भी हिस्से पर नियंत्रण है वो आतंकवादी सरकार है, तालिबान आतंकवादी सरकार है। तो इनसे निपटा कैसे जाए, ये किसी कायदे कानून में तो चलते नहीं है। तो इसराइल पर पहली बार तो पिछले 80 साल में इतना बड़ा हमला हुआ नहीं था डायरेक्टली। किसी की हिम्मत ऐसे इतने बड़े हमले, इतने बड़े नुकसान की नहीं हुई, इतनी सारी लड़ाइयों के बावजूद। तो जब ये हमला हुआ तो उसके बाद से इसराइल में ये सक्रिय रूप से सोचा जा रहा था कि इन संगठनों को खत्म किए बिना क्या हम चैन से बैठ सकते हैं। तो शांति की बात और युद्ध विराम की बात, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन अंदर खाने ये बात हो रही थी कि इन संगठनों को पहले खत्म करना होगा। लेकिन इसराइल की असली समस्या ये है कि मान लीजिए काल्पनिक रूप से आपने हमास एज ए संगठन, उसकी आपने पूरी जो सामरिक शक्ति है वो खत्म कर दी, हिजबुल्लाह की खत्म कर दी, हूतियों की खत्म कर दी, लेकिन ये जो विचारधारा, इसको तो नहीं खत्म कर पाएंगे ना। आखिरकार जो 80 लाख या 70 लाख लोग हैं जो मुस्लिम हैं, अरब आबादी भी है, फिलिस्तीनी भी है, पश्चिमी किनारे के भी हैं, गजा के भी हैं, वो लोग रहेंगे तो इनके साथ ही, चाहे वो दूसरे देश के रूप में रहें या एक देश के रूप में रहें।
तो जब तक वो इनके साथ हैं तो उनसे जो डर है इनको, उस डर को ये कैसे खत्म कर पाएंगे? वो केवल राजनीतिक तालमेल से, राजनीतिक समझौते से ही हो सकता है। इसका न इजराइल के पास जवाब है, न किसी और के पास जवाब है। ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। वो मुझे लगता है सामरिक रूप से अपना नेतन्याहू कह देंगे कि साहब ये मेरी बड़ी जीत है, और उसके बाद उनका राजनीतिक करियर, जैसा त्रिगुणायत जी कह रहे थे, खत्म हो गया, वो हो जाए, उनकी एक लेगेसी रह जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के वो समस्या को खत्म करके नहीं जा रहे, वो समस्या को उल्टा और पैदा करके जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी आबादी रेडिकलाइज होती जा रही है। इस आबादी को रेडिकलाइज होने से रोकने की कोई नहीं सोच रहा, उसका कोई प्लान किसी के पास नहीं। जी स्वस्ति जी, आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त हो रहा है पश्चिम एशिया में, उसका सॉल्यूशन क्या ये है कि जितने वहाँ पे आतंकवादी संगठन हैं जिनके खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई हो रही है, और समर्थन लोग इसलिए नहीं करना शायद क्योंकि वो कोई अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट तो है नहीं, उनकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, तो इसलिए बचे हुए हैं, और ये एक तरीका हो सकता है कि उनको आप ख़त्म कर दीजिए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए, इसका अगर इतना कोई सीधा सा सॉल्यूशन होता तो अभी तक निकल कर आ गया होता। हम लोग यहाँ पर इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं और लगातार जो एक बात पर लगातार रेखांकित ये करते जा रहे हैं, सारा का सारा जो डिस्कशन है वो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर है। तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्सिटी है। जब आप किसी इजरायली से बात करते हैं या वहाँ के रीजन में किसी स्पेशलिस्ट से बात करते हैं तो हर बात के पीछे का कोई ना कोई संदर्भ निकल कर आता है और वो बात पीछे चलती ही चली जाती है। इसलिए मेरे पास अगर आप पूछते हैं कि मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या है, तो देखिए सॉल्यूशन तो यही है। आप कहेंगे कि किताबी भाषा है, लेकिन डी रेडिकलाइजेशन करें। अब डी रेडिकलाइजेशन कैसे होगा? ये डी रेडिकलाइजेशन पहले वहां पर ये नॉन स्टेट एक्टर्स, हिजबुल्लाह, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से कि एक तरफ एक स्टेट एक्टर है और आप कह सकते हैं कि ये स्टेट एक्टर एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर आप आज की लड़ाइयों का पैटर्न देखें, जिस तरह से आज लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, तो वो लड़ाइयां क्या अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में जो किया वो स्टेट एक्टर का बिहेवियर था? क्या रशिया यूक्रेन में जो इस समय कर रहा है, बूचा में कर रहा है, क्या वो स्टेट एक्टर का बिहेवियर है? क्या इजराइल जो वहां पे ईरान के साथ और हमास के साथ जो कर रहा है वो क्या स्टेट एक्टर का बिहेवियर है? तो मेरे ख्याल से ये लाइंस जो है ये ब्लर हो गई हैं। और अगर मैं इसको एक एनालिटिकल दृष्टि से देखूं तो मैं ये कहूंगी कि देखिए बहुत सारे जो हमारी भ्रांतियां थी कि मॉडर्न वॉर्स कैसी होंगी या अर्बन वॉरफेयर कैसा होगा या कन्वेंशनल वॉर से अब हम कैसे के क्या जो फाउंडेशंस हैं, अब हमको बहुत कुछ टूटते दिख रहे हैं और हमको दिख रहा है कि जो वॉर है या जो युद्ध लड़ने का तरीका है वो एक ग्रे जोन में जाता दिख रहा है, जहां पर आपको ये सारी की सारी लाइंस ब्लर होती दिख रही है। तो पहले तो ये एक की टेक अवे है, चाहे आप इजराइल को देखें, चाहे आप कहीं और जो युद्ध चल रहे हैं उनको देखें। दूसरी बात है कि डी रेडिकलाइजेशन, तो अगर डी रेडिकलाइजेशन आप पहले हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करके करेंगे, जैसा कि सब लोग इस बात से सहमत दिख रहे हैं कि आप इनको 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आप इनको पैरालाइज कर सकते हैं, और एक तरह से कहीं ना कहीं ये बेहतर है कि आप आम जनमानस को मारे, उससे बेहतर है कि आप उस लीडर को डायरेक्टली खत्म करें, टारगेट करें। लेकिन उससे क्या ये सोच खत्म हो जाएगा? तो फिर ये किताबी बात है, कोई इस बात पे आर्ग्यू डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि हम भी लगातार इस तरीके के टेररिस्ट जो एक्सपीरियंस है उससे हमारा भी जो एक स्टेटहुड का एक्सपीरियंस है, स्टेट क्राफ्ट का एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं शेप होता है। लेकिन डी रेडिकलाइजेशन की कोशिश जो है वो जारी रखनी रहनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज का मैं कहूंगी कि ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। तीसरी बात यह है जिस पर बहुत बात नहीं हुई कि जो बड़ी देखिए पावर्स हैं, एक तरफ मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अमेरिका, हालांकि ये बात सबको मालूम है कि इजराइल जो है वो सबसे ज्यादा, अगर आप जो यूएस मिलिट्री एड है, इकोनॉमिक एड है, उसका अगर आप चार्ट देखेंगे, कंपेयर करेंगे बाकी देशों की तुलना में, तो इजराइल को सबसे ज्यादा मिला है। अगर आप पिछले जब इजराइल के बनने से लेकर अभी तक आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक और मिलिट्री एड में मिलिट्री एड ही ज्यादा रही है। बहुत ज्यादा इजराइल के पास अमेरिका की जहां तक बात आती है तो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं जो और बहुत सारे नॉन नेटो मेंबर्स को नहीं उपलब्ध होते हैं, एटसेट्रा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि देखिए आज के डेट में अमेरिका के सिक्योरिटी असिस्टेंस पे जिस तरीके का टेंशन है, जिस तरीके का प्रेशर है, एक तरफ वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं जो युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा, दूसरी तरफ इजराइल और वेस्ट एशिया में जो ये सारा का सारा
अक्टूबर 7 के बाद से चल रहा है। देखिए, अमेरिका के अगर ये हित में होता कि वहां पे सिर्फ लड़ाई ही चलती रहती तो एब्राहम अकॉर्ड्स क्यों होते। तो बातें उतनी बाइनरी या उतनी साफ उस तरह की नहीं है जैसा कई बार हम यहाँ पे बैठ के डिस्कस करते हैं, क्योंकि वही ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का जमाना था जब एब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हुआ था कि सऊदी अरेबिया और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन हो रहा था, यूएई और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन हो चुका था, और इसी बिना पर I2U2 जैसा एक संगठन तो नहीं कहना चाहिए, एक तरीके का एक ग्रुपिंग जो है वो सामने आया था, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए साथ में आए, और इसी I2U2 के ऊपर फिर एक आईमेक की जैसे डाइवर्स ज्योग्राफीज को कनेक्ट कैसे करेंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के थ्रू, उसकी परिकल्पना करी गई। तो जाहिर है ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के इंटरेस्ट में यह है कि बस इनको लड़ाते रहो। तो ऐसी बाइनरीज से मैं कम से कम नहीं सहमत हूं, और मुझे लगता है जी कि अगर आप उस रीजन को देखेंगे तो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उनका अगर आप देखेंगे कि देखिए जो ट्रेडिशनली वो ऑयल बेचते रहे हैं, और अब आपको दिख रहा है कि जिस तरीके का जो जोर है जो रिन्यूएबल एनर्जी पर है, तो ये सबके उनके भी फेवर में है कि वो इससे ट्रांजिशन करके अब वो रिन्यूएबल्स की तरफ जाएं, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह उसकी तरफ जाएं, और ऐसे में उनको बड़े जी की स्वस्ति। जरूरत है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाइनरी से हमें से देखने से नहीं पता चलेगा। और जहां तक ये बात ही, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अमेरिका के पास सच में इतने इस वक्त कैपेबिलिटीज हैं कि वो तीन तीन जगह दुनिया में, यूक्रेन, इजराइल और ताइवान, वहां पे तीनों जगह अपना वो कर सके। लेकिन बैक टू स्क्वायर वन कि अगर अमेरिका का इसमें टेसिट अग्रीमेंट है या नहीं, वो तो 100% है, क्योंकि बिना अमेरिका की जानकारी के जिस तरीके का एस्केलेशन आपको इजराइल की तरफ से दिख रहा है वो असंभव है। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू अपनी लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको जी पता है कि स्वस्ति, इसके यहाँ पे बाद उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो जो पूरी चर्चा में निकला ना, दो चीज़ें इसमें। ऑयल वाला खेल तो अभी मैं तनिजा से समझूंगा, तो उसी इलाके में मैं कहता हूँ दो चीज़ें इसमें निकल के आ रही। अनिल जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं। सर, एक तो ये सवाल मेरे मन में बार बार ये उठ रहा है कि ये क्या एस्केलेट हो सकता है, क्या जो तनिजा जी कह रहे हैं कि लगता नहीं है, क्योंकि इसराइल शायद ईरान शायद नहीं कर पाए। दूसरा सवाल मेरे दिमाग में उठता जो पहले सवाल का ही सप्लीमेंट्री है कि जैसे ये हो रहा है, अब बाइनरी में सोल्यूशन हो नहीं सकता है, तो क्या हो सकता है, इसका एस्केलेशन होगा कि नहीं होगा, या लगता है कि अब ये ऐसे ही एक कार्रवाई करेंगे उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा? आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्योंकि मन में सबके यही डर है कि सुलग रहा है वेस्ट एशिया। देखिए, मेरा मानना तो यह है कि जब तक कि ये पैलेस्टीनियन इशू नहीं सुलझेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो आज अगर लड़ाई रुक भी जाती है तो 2 साल 5 साल में फिर ये बड़ी लड़ाई होगी, ये खत्म नहीं होगा। और आप ये सोच रहे हैं कि 50,000 लोग मारने के बाद, 1 लाख लोगों को घायल करने के बाद, 2 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस करने के बाद वहां रेडिकलाइजेशन नहीं होगा, तो हम शायद किसी ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। तो ये नहीं हो सकता। आप अगर वहां पे गए हैं, अगर आप मिले हैं लोगों से इसराइल और पैलेस्टाइन में और पूरे अरब वर्ल्ड में, तो ग्रास रूट पे बड़ा डिफरेंट है। हम लोग जो चीज जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके नेता लोग हैं, मोनार्कीज हैं जो वहां पर गल्फ में, उनका बिहेवियर क्या है, वो क्या देख रही है, देखिए वो बहुत ज्यादा अलग है अपने उससे। इसराइल, कल परसों में ही मैंने सुना, एक ब्लिंकन ने उसको एक्सपोज किया कि सऊदी अरेबिया कहता है कि वी आर नॉट वरीड अबाउट पैलेस्टाइन। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ मुस्लिम लीडरशिप है उनके पास पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की, और सऊदी अरेबिया अगर इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो नेचुरली है कि जो बात उनका शक था वो पूरा हो गया। तो मेरा मानना ये है कि इस वक्त ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो बात सबकी सही है कि देखिए, बढ़ना इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ईरान की अपनी समस्याएं हैं। और ईरान, अगर आप ये देखें, चाहे हम उनकी पॉलिसी से एग्री करें या ना करें, लेकिन ईरान जो है वो बेवकूफ मुल्क नहीं है। उसको पता है कि कहाँ उसकी लिमिटेशंस है, और इसीलिए उसने जो है ये तीनों जो लोगों को तैयार किया था, हिजबुल्लाह खास तौर से, अगर आप देखें उसको हमास के गिरने से इतना फर्क नहीं पड़ता था, हूथी से भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने इक्वलाइज कर लिया सऊदी अरेबिया के साथ थ्रू हूथीज। बट हिजबुल्लाह जो है वो डायरेक्ट, क्योंकि उनका बॉर्डर है उनके साथ में वहां लेबनान सीरिया में, तो अगर हिजबुल्लाह इतना डेसिमेट हो जाता है तो नेचुरली है कि उनको पता है कि हमारा मेन आर्म जो है वो खत्म हो गया है। और दूसरी चीज हमने देखा कि जिस वक्त ईरान ने रिस्पॉन्ड किया था, आपको याद होगा जब उनकी एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ या दूसरी बार, तो उससे उसको कैलिब्रेटेड अटैक था, बताने के बाद सारा अमेरिकन को, सबको ओमान के थ्रू बताया गया कि हम ये इतना अटैक करेंगे, ये होगा। और उसके बाद जो कंट्रीज जिनके थ्रू उनको जाकर के इसराइल में अटैक करना था,
वो कंट्रीज ने भी मना कर दिया अपना एयर स्पेस यूज करने के लिए। तो उसके बावजूद ईरान ने एक दो जगह अटैक किया, सिंबॉलिक है। तो टिट फॉर टैट वाला वो करता रहा। तो इसीलिए मुझे अभी नहीं लगता है कि लड़ाई होगी। डिफरेंट रीजन सबने बताए हैं, वो बहुत ज्यादा है। अमेरिका की प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस रीजन में बहुत कम हो गया है। देखिए उनका, वो कमिटेड है कि किसी भी तरह से हमें इसराइल की सेफ्टी, सिक्योरिटी, राइट टू एग्जिस्ट को डिफेंड करना है। इसीलिए उन्होंने अपना फ्लीट भी वहां भेज दिया है मेडिटेरेनियन में। उन्होंने मूव कर दिए अपने असेट्स, ताकि अगर जरूरत पड़ी, अगर हिजबुल्लाह, लेकिन अब जिस तरह से हिजबुल्लाह के कार्ड्स गिरे हैं, जिस तरह उनकी पूरी लीडरशिप एक साथ खत्म हो गई है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल ने, मैं समझता हूँ, खुद को एक रिडीम किया है इस वॉर के अंदर में। और अब आप ये सोच सकते हैं, एक साल लड़ने के बाद जाकर के वो तीनों के साथ में जी लड़ाई सर। लड़ने को साइमल्टेनियसली तैयार है, तो वो हम्म। जरूर इस बात से। लेकिन ये भी सोच लीजिए कि इसराइल की इकोनॉमी की हालत काफी खराब है। उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डोमेस्टिक सिचुएशन काफी खराब है। तो ये नहीं है, लेकिन नेतन्याहू ये चाहते हैं कि वहां पर एक तरह का वो बन जाए, सदर्न जो लेबनान है, वहां पर अपना पूरा एक बफर जोन बन जाए, ताकि उनके जो लोग 70-80 हजार हैं बाहर घूम रहे हैं, उनको बाहर डिस्प्लेस लोग हैं, उनको वापस लाया जा सके। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि ईरान इस हद तक जाएगा कि वो लड़ाई कर पाए, क्योंकि लड़ाई करने का सबसे बड़ा जो उसका आ, मैं फ्रंट कहूँगा था। हथियार है, वो हथियार हम्म। हिजबुल्लाह था। और उसके फ्रंट को डेसिमेट कर दिया गया है। तनेजा जी, क्या ईरान ने इसराइल को अंडरस्टिमेट किया था जब उसके आयरन डोम को उसने भेद लिया था? और दूसरा, उसके जो सो कॉल्ड मित्र हैं वो उसके साथ अब खड़े नहीं हो रहे हैं, और उसका जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, सो कॉल्ड कोट एंड कोट हिजबुल्लाह, वो डेसिमेट हो रहा है। तो ईरान फंस गया है। नहीं, देखिए, ईरान का हमको समझना होगा, दो संदर्भ हैं इसके। एक तो ये ईरान की पुरानी, अगर ईरान का आप इतिहास उठा के देखते हैं तो ईरान की सोच हमेशा ये रही है कि ये जो पूरा इलाका जिसको हम लोग पश्चिम एशिया बोलते हैं, इतिहास में उनका बहुत बड़ा दबदबा था, बहुत बड़ा एम्पायर था उनका। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है, सोच उनकी अभी वही है कि चाहे वो उनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं, वो फौजी रूप से इतने मजबूत नहीं, उसके बावजूद लेकिन उनकी सोच ये है कि ये पूरे इलाके के अंदर उनका दबदबा भी रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो उनकी दादागिरी होनी चाहिए। दूसरी तरफ वो शिया पावर तो है ही है, इसको तो नहीं नकारा जा सकता। हजबुल्लाह को उठाकर आप देखते हैं तो वो तो काफी, मतलब वो तो एक तरह से शिया ऑर्गेनाइजेशन ही है। हालांकि जो हमने देखा हमास का, वो हमास तो शिया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक रणनीति के तहत वो उनकी मदद कर रहे थे। हूतीज में भी बहुत सारे लोग शिया हैं, जैसा हम सब जानते हैं। लेकिन जो इसमें ईरान की इस समय स्थिति ये है कि आंतरिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति कुल मिला के ऐसी बन चुकी है कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे वहां पूरा ईरान की अर्थव्यवस्था से लेकर के और उनकी जो छवि पूरी दुनिया में वो बैक गियर पे लग जाए। अब वहां पे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो जिस हिसाब से धैर्य को दिखाया है, कि वो ये चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहते हैं। उनको ये अच्छी तरह पता है आज की स्थिति में रूस बहुत ज्यादा उनका कुछ समर्थन कर नहीं पाएगा। चीन की आर्थिक अवस्था भी वो नहीं है, और दूसरा चीन जो उलझना नहीं चाहता। चीन का इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा है, चीन नहीं चाहता कि वो ईरान जो है वो युद्ध के रास्ते पे जाए। और दूसरा, ईरान इस बात को अच्छी तरह जानता है कि सऊदी अरब खास तौर से उसकी कोशिश है कि पूरा ध्यान जो है वो इकोनॉमी पे हो। वो एक आधुनिक देश बनना चाहता है। वो संकेत ही नहीं है, वहां पर तमाम इस तरीके का काम हो रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बन के सामने आया है कि कैसे इस इलाके के देशों को जो है आर्थिक विकास करना चाहिए, और साथ साथ जो समस्याएं हैं उनमें एंगेजमेंट किस तरह से करना चाहिए। एक तरफ जो पूर्व के देश हैं, भारत, चीन, जापान, इनसे भी मित्रता हो, और पश्चिम के देशों के साथ भी हो। तो कुल मिलाकर के अगर आप सारी गोटियां देखते हैं, इजिप्ट को ले लीजिए, जॉर्डन को ले लीजिए, आप कहीं ना कहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो है ही है, आप इराक को कुछ हद तक ले लीजिए, और सऊदी अरब तो है ही है। ये सब देशों की कोशिश है कि अब जो पहले हुआ तो हुआ, लेकिन ये एक आधुनिक रास्ते पे चलना चाहते हैं। मध्य पूर्व एक ऐसा बनाना चाहते हैं जहां पे आर्थिक प्रगति हो। ईरान को भी ये बात समझ में आती है। इजराइल की परेशानी ये है कि इजराइल मध्य पूर्व में जरूर है, इतिहास को उठा के देखें तो वो वही है जहां उसको होना चाहिए। लेकिन इजराइल की पूरी टेक्नोलॉजी, उनकी सोच, उनका लोकतंत्र, वो ऐसे लगता है कि जैसे यूरोप का टुकड़ा आकर के यहाँ बैठ गया, जिसकी सोच ही अलग है, और वो वहां से जो है वो कंपेटेबल नहीं हो पाता। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका की एक मजबूरी कहिए
या रणनीति कहिए कि वो उसको तो इजराइल के साथ खड़ा होना ही होना है। तो ऐसे में यहाँ पे जो है ये सब कुछ ठीक एक साथ हो जाएगा, मुझे नजर नहीं आता। लेकिन अच्छी बात ये है कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट और भी कुछ देश यहाँ पे, ओमान वगैरह, वो अब मध्य पूर्व का इतिहास आने वाले समय का बदलना चाहते हैं, और वो इस सब के बावजूद वो चाहते हैं बदले। ईरान जो संकेत दे रहा है, ईरान ये चाहता है कि अब ऐसा माहौल बन सके जिससे वो भी में शामिल हो सके। तो इसलिए ये उम्मीद है कि ईरान जो है वो पूरे युद्ध के रास्ते नहीं जाएगा, और एक ही मुल्क है, अगर ईरान जो है रिस्पॉन्ड इस तरीके से करे तब तो वो युद्ध बन जाएगा और एस्केलेट हो जाएगा। लेकिन ईरान पर प्रेशर है चाइना का, ईरान पर प्रेशर है रूस का कि ऐसा कोई काम ना करे। कहीं ना कहीं हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरब और ईरान अब बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं जी। उनकी तरफ से भी है कि इसको एस्केलेट ना करो। तो अभी तक ईरान ने धैर्य दिखाया है, अब ये इजराइल पे काफी हद तक है कि काफी कुछ उसने कर लिया। अगर वो इसको आगे ले जाता है तब तो कहना मुश्किल होगा क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है अगर इजराइल थमता है और अपना काफी हद तक उसका मकसद हासिल हो चुका है, अगर वो जी तनेजा जी, तो फिर ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स एट प्ले है, क्योंकि चीन की हालत इस समय काफ़ी ख़राब है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के वो पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं, रेट कट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी यूएस से लड़ना है। वहाँ बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो वो अपनी इकॉनमी मजबूत करने में लगे। वो क्यों दूसरे के विवाद में अपना पैर डालेंगे? ईरान अपना देखे और या बहुत ज़्यादा कोशिश मत करे क्योंकि मैं साथ नहीं खड़ूंगा। ये भी एक बड़ा प्ले है यहाँ पे। शिवकांत जी, क्या इसका यूएस इलेक्शन से भी कुछ लेना देना है क्या? देखिए, अगर आप नंबर की बात करें तो लेना देना सीधा ये है कि अमेरिका में जो मुस्लिम आबादी है वो लगभग 35 लाख है, और अमेरिका में जो आपकी जूइश यहूदी आबादी है वो 80 लाख है। तो अगर आप सीधा सीधा वोट और नंबर की बात करें तो उनका वो इस स्थिति में नहीं है चुनाव के दौरान कि वो इसराइल को धमका दें या चुपचाप बिठा दें और इसराइल की कीमत पे वो किसी तरह का समझौता करते दिखाई दें। वो अगर चाहें, पहली बात तो चाहेंगे नहीं, चाहें तब भी ऐसा नहीं कर सकते। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि समस्या मतलब चुनाव से आगे की सोचें आप। इन सारे लोकतांत्रिक देशों में रेडिकलाइज इस घटना की वजह से ये जो लोग मर रहे हैं, ये जो मतलब ठीक है, जो हमास जैसे या हिजबुल्लाह जैसे संगठन हैं वो इसी लायक हैं और उनको उनकी भाषा में जवाब मिल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है उससे सबसे ज्यादा रेडिकलाइजेशन यहाँ हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। भारत में देखें आप, भारत में आप आम आबादी को छोड़ दें, लेकिन अगर मुस्लिम्स की नब्ज आप टटोलें तो वो जो है वो बहुत नाराज हैं इस वक्त। तो और रेडिकलाइजेशन के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। और ये सारी की सारी चीजें मुझे लगता है अब नहीं तो देर में जो अरब देश हैं, जो सुन्नी अरब देश हैं, उनको भी सोचनी होगी। क्योंकि केवल जो है जो शासक है, सरकारें हैं, वो कुछ नहीं बोल रही। उनके लिए तो अच्छा हो रहा है कि ईरान पिट रहा है या ईरान अलग थलग पड़ रहा है, लेकिन जो आबादी है उसके भीतर रोष पनपेगा, रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, जो अंत में उन्हीं के लिए नुकसानदायक होगा। तो सबसे बड़ा ये जो खेल चल रहा है सारा, और इसमें सबसे बड़ा जो मतलब विचार की है वो संयुक्त राष्ट्र की है। ये जो 1945 का बना हुआ जो स्ट्रक्चर है संयुक्त राष्ट्र का, वो किसी काम को करने लायक नहीं है। ये वीटो पावर वाली जो स्थिति इन्होंने बना रखी है, केवल आप रोक सकते हैं, आप कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकते। आप जो है वो संधियां नहीं बना सकते। आप कोई ढंग का काम कर रहा हो तो जी। उसमें टांग अड़ा करके वीटो लगा करके उसे रोक देंगे। तो लगातार संयुक्त राष्ट्र, आप कितने, कश्मीर, इसराइल, कोरिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, बोस्निया, सर्बिया, रुवांडा, मैं आपको लिस्ट गिनाता चलूं, ये सारी लड़ाइयां अगर वीटो पावर नहीं होती तो रुक सकती थी। इन सारी लड़ाइयों को संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर पाया। केवल जहां टांग अड़ा करके वो रोक सकते थे उन्होंने रोका। तो सबसे बड़ी विफलता ये तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की है जो इस वक्त चल रहा है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस वक्त नहीं सुधरी, जिसकी की मांग भारत ने उठाई है, और इस वक्त ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय भी है, लेकिन खाली जी। चर्चा का विषय है। कोई जो है बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा? ये जो 5 वीटो पावर है, ये अपनी वीटो पावर न छोड़ने को तैयार है, न किसी अगले को वीटो पावर देने को तैयार है। तो कैसे होगा बताइए? बिल्कुल सर, ताकत का खेल है और उस ताकत में अर्थ भी जुड़ जाता है और वो कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये जो पांचों देश हैं
ये अपनी अपनी ताकत को क्यों खोएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा जो पूरी सिनेरियो बनती दिख रही है उसमें जो अभी स्वस्ति ने एक हल्का से इशारा किया कि हर कंट्री अपने आप को रीइन्वेंट कर रही है नए इकोनॉमिक ऑर्डर और नए पॉलिटिकल ऑर्डर के हिसाब से कि हम अपनी स्थिति कैसे बेहतर बना सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आते हैं फिर स्वस्ति से और समझते हैं इसको। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में। और आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया जिसको कहते हैं वहाँ पे क्या एक बड़े युद्ध की आहट है क्या, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं एनालिस्टों के साथ। इस सेगमेंट में थोड़ा छोटा रखिएगा, समय कम होगा। स्वस्ति जी, क्या आपको लगता है कि एक बड़ी पीछे से लड़ाई जो है इकनॉमिक भी चल रही है जिसमें बड़े बड़े देश अपने में उलझे हुए हैं, चाहे यूएस हो, चाइना हो, इवन ईरान की भी हालत बहुत ही ख़राब है इकनॉमिक फ्रंट पे, देखिए बहुत सारे सैंक्शंस की वजह से। देखिए, इसमें एक बात है जिस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई। जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे जो अगर आपने अमेरिका के बारे में हमने चर्चा की, रशिया के बारे में चर्चा की। देखिए, रशिया की तो इस वक्त स्थिति इसलिए भी खराब है क्योंकि एक्सपोर्ट बेस उसका गिर गया है। यूक्रेन वॉर में सारा का सारा ध्यान लगा हुआ है। वो उल्टे ईरान से ड्रोन्स खरीद रहा है और उसके बाद नॉर्थ कोरिया से भी वेपन्स खरीद रहा है। तो रशिया इसमें एक लिमिटेड रोल ही प्ले कर सकता है। चाइना के बारे में हम बात करें, वो अपनी इकोनॉमिक ट्रबल्स में उलझा हुआ है और इस तरह की चीजों में नहीं उलझना चाहता जिससे कि उसकी इकोनॉमिक ट्रबल्स बढ़े। यूरोपियन यूनियन की हमने बात करी, डिफरेंट जो यूरोपियन देश है उनके सबके जो अप्रोच है इजराइल को लेकर, आपको उसमें अंतर दिखेगा। कोई भी वहां पे इसका पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि इजराइल के मेथड्स ही इतने ज्यादा जो है वो मतलब अमानवीय हैं जिस तरह से हो रहे हैं। तो इस पे तो कोई ऐसी, मुझे लगता है कि वही चर्चा है जो हम लोग कर चुके हैं। एक बात जरूर है जो मुझे लगता है जिस पर चर्चा नहीं हुई, जो भारत के लिए भी बहुत रेलेवेंट है, और वो है इस वक्त जो रेड सी में हो रहा है। देखिए, रेड सी की अगर आप सिचुएशन देखें, जब ये एक तरीके का स्पिल ओवर था जो अरब ये हमास के अटैक 7 अक्टूबर के अटैक के बाद से जो एक स्पिल ओवर हुआ था, वो रेड सी में आपको एक रिटर्न ऑफ हुतीज हुआ था, रिटर्न ऑफ पायरेसी। और हुतीज ने जो अपना दोबारा सर उठाया था और उसका आलम यह हो गया था कि अमेरिका और यूके इनके कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स के बाद भी, आपको ध्यान हो अगर, लेकिन हुतीज ने अपने हथियार नहीं डाले और वो लगातार काउंटर स्ट्राइक्स करते रहे। इधर से अमेरिकन और यूके भी करते रहे। और अगर आपको ध्यान हो तो फिर जब ये एस्केलेट हो रही थी सिचुएशन, फिर बाकी यूरोपियन देश जैसे कि फ्रांस और बाकी देशों ने किनारा कर लिया था कि हम इस एस्केलेशन के उसमें नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर इस सबका जो असर हो रहा था वो ये कि पूरे रेड सी का जो स्ट्रेट रूट है उसमें से केवल रशियन और चाइनीज शिप्स ही जा रही थी जिनके ऊपर अटैक नहीं हो रहे थे। और अगर जो इक्का दुक्का अटैक हुए हैं वो इसलिए हुए थे क्योंकि हुतीज का जो डेटाबेस है वो अपडेटेड नहीं था और वो उन शिप्स को अभी भी समझ रहे थे कि वो यूरोपियन शिप्स हैं जबकि वो चाइनीज खरीद चुके थे। तो वो एक छोटा सा उसमें करेक्शन है। लेकिन पॉइंट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हुतीज के स्पोक्स पर्सन ने रशिया और चाइना को ये एक क्लियर गारंटीज दी थी, एक्सप्लिसिट गारंटीज, और किसी और देश को नहीं मिली। और इसके बाद जो रिजल्ट जो था वो ये था, परिणाम स्वरूप सारे के सारा जो मैरिटाइम कॉमर्स है, जो ट्रेड है, वो रेड सी से न जाकर केप ऑफ गुड होप पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के जा रहा है। अभी भी उसके वजह से जो फ्रेट रेट्स में जो शिपिंग का जो कॉस्ट है, जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है, उसमें 200% से ज्यादा की वृद्धि हो गई है। आप कहीं भी जाएं आप देखेंगे कि भारत को भी बहुत नुकसान हुआ है उसके वजह से, क्योंकि हमारी जो नेवी है वो डिस्ट्रेस कॉल्स के लिए तो वहां पर है लेकिन हम अपने मैरिटाइम ट्रेड को वहां से नहीं ले जा पा रहे हैं। और अब अगर आप देख रहे हैं कि पहली बार हुतीज को अगर किसी ने वहां पे एक तरह से जिसको कहूंगी कि पर काटने की बात करिए, अमेरिका से तो नहीं हुआ, अमेरिका ने तो बहुत कोशिशें कर ली, पर अब इजराइल ने किया है। तो मेरे अनुसार जो अमेरिका को एक तरीके से जो सैंक्शन मिला है इजराइल को कि भाई एक अमेरिकन सपोर्ट मिला हुआ है, वो मुझे लगता है कि हुतीज के क्वेश्चन पे रहेगा। पर उसके बाद मेरे ख्याल से सब लोग इस बात से वो सहमत होंगे कि अब इसको बस करें, क्योंकि दुनिया अब और एक और लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। उधर ताइवान स्ट्रेट्स में भी टेंशन बन रहे हैं। तो एस्केलेट ना हो, मुझे लगता है कि हुतीज के मेनेस को ये कैसे टैकल करेंगे उसके बाद ये देखा जाएगा, क्योंकि हुती का मेनेस जो है वो वहां के मैरिटाइम ट्रेड के लिए बड़ा ही। जी स्वस्ति जी, इसमें इस पूरे एस्केलेशन से एक बड़ा क्वेश्चन उठता है। तनेजा जी, बहुत छोटा जवाब चाहिए। हम लोग देखते थे कि छोटी सी भी एस्केलेशन हो जाती थी तो कच्चा तेल बहुत भाग जाता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? नहीं, क्योंकि जो तेल का बाजार है, जो तेल को समझते हैं, उनको पता है कि कोई डिसरप्शन नहीं है। और दूसरी तरफ यह है कि सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इराक है, और ईरान खुद भी, कोई नहीं चाहेगा कि इस समय जो सप्लाई डिसरप्शन हो, क्योंकि ऑयल की सप्लाई में डिसरप्शन होता है तो यहाँ पे हालात और बिगड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि खुद सऊदी अरब जो है
तेल सस्ता है आज की तारीख में, तो सऊदी अरब के लिए आर्थिक चुनौतियां उनके लिए भी बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए भी बढ़ रही हैं। तो कोई नहीं चाहता कि ये एस्केलेट हो, और इसीलिए जो आप देख रहे हैं कि जो मध्य पूर्व का पूरा, देखिए नीरज जी, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहा है वो एक अलग कहानी है, लेकिन मध्य पूर्व की जो कहानी है इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ काफी हद तक उसके जो हालात है वो यहीं के अपने हैं, 2000 साल से चल रहे, इतिहास उठाइए, 2000 साल से यहाँ पे जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही निकल के आता है कि अगर ये युद्ध पूरा जो हालात है ये पूरे युद्ध में क्या तब्दील हो सकते हैं? मेरा जवाब है नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही देश है जो इसको जो है कन्वर्ट कर सकता है कि ये फुल ब्लोन वॉर हो जाए, और वो है ईरान। और ईरान जो है समझदारी दिखा रहा है, उत्तेजना नहीं दिखा रहा। उनके शहर ईरान राजधानी में घुसकर, तेहरान के राजधानी में जाके हमास ने करा, उसके बावजूद उन्होंने धैर्य दिखाया। तो कहीं ना कहीं वो संकेत जो है यूरोप में जा रहे हैं, अमेरिका में भी जा रहे हैं, चाइना भी समझ रहा है उस बात को, और भारत भी समझ रहा है कि ईरान जो है शायद एक नए युग की शुरुआत करना चाहता है, और सऊदी अरब भी इस बात को समझता है। तो कहीं ना कहीं युद्ध के बादल हैं, चारों तरफ आग है, बारूद है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव कुछ अच्छे साइन भी दिख रहे हैं, खास तौर से ईरान की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से। जी अनिल सर, एक छोटा जवाब चाहिए। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है, और चूंकि कच्चा तेल भी नहीं भाग रहा है, ईरान समझदारी दिखा रहा है, और बहुत कुछ बड़ा होने की आशंका नहीं है ऐसा आप लोग बता रहे हैं, इसलिए भारत को बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान तो हमेशा रहना ही चाहिए। भारत को चिंता की आवश्यकता है, और चिंता की आवश्यकता यह है कि युद्ध जो है वो कभी भी हो सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने देखा है कि बिल्कुल स्मॉलेस्ट इंसिडेंट्स की वजह से हो गए। तो आप कभी ये डिस्काउंट नहीं कर सकते, इसलिए कंटिन्यू करना है कि किसी तरह ये वॉर आगे ना बढ़े, और भारत उसमें पूरी कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें इस बार यूएन में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात देखें डॉक्टर जयशंकर की, पूरी तरह भारत उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा स्टेक्स हाई हैं। देखिए, आप हमारा ट्रेड देखिए, मैरीटाइम पूरा सिक्योरिटी के बारे में देखिए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में देखिए, हमारे 9 मिलियन इंडियंस के बारे में देखिए। तो अगर आप सारी चीज देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम उससे बहुत ज्यादा हद तक इम्पैक्ट होंगे। इसलिए हमें और भी ज्यादा रहना, और वेस्ट एशिया हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इसमें करते रहें। मैं समझता हूँ कि इसराइल भी अब इस बात को समझता है, और उनको भी, देखिए अमेरिका के बारे में आप कुछ भी कह लें, लेकिन अमेरिका भी इस वॉर को बढ़ाना नहीं चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे ट्रंप आए या कोई आए, लेकिन उसके बाद में ये युद्ध जो है कि अभी थोड़ा बहुत और आगे बढ़ेगा, आप थोड़ा देखेंगे, उसके बाद में मेरे ख्याल से कंट्रोल में आ जाएगा। ओके शिवकांत जी, बहुत छोटा सा जवाब आपका सर, आपका क्या असेसमेंट है फिलहाल के लिए भारत के संदर्भ में? भारत हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, महंगाई इस वक्त एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा नहीं तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कोई देश, कोई विश्व का हिस्सा ये नहीं चाहता कि जी सप्लाई चेन रुके और महंगाई उसकी वजह से बढ़े। इसलिए किसी के हित में नहीं है। मैं पेजेश्कियान जो ईरान के नए राष्ट्रपति हैं, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उनकी बातों से भी ऐसा नहीं लगा कि वो कोई बहुत भड़काऊ मूड में है। तो वो खुद ये नहीं चाहते कि उनके यहाँ रेडिकलाइजेशन बढ़े, वो दूसरी जगह फोन बढ़ाना पे चाहते हैं दिखाओगे अपने ना? यहाँ नहीं चाहते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस लड़ाई को अपनी तरफ से और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश या योजना में इस वक्त है। ओके, तो ये चर्चा का निचोड़ ये है कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़े युद्ध की आशंका शायद नहीं होगी, क्योंकि समझदारी भरी चीज़ें दिख रही हैं और ईरान की तरफ से भी कोई एस्केलेशन की संभावना नहीं है। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कहना बड़ा असंभव होता है कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए सभी देशों को सावधान रहने की ज़रूरत है, और ये भी ज़रूरत है कि लोग थोड़ा सा संयम के साथ देश के लेवल पे इसको करें और रेजोल्यूशन निकालें, क्योंकि लगातार ये हमले अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें कभी भी हाथ से निकल सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा एनालिसिस आपके समझ में आया होगा कि वेस्ट एशिया में चल क्या रहा है और आगे इसमें क्या क्या हो सकता है। मेहमानों का शुक्रिया करूं, उससे पहले एक बात मैं अपनी तरफ से अपने लिए कहना चाहता हूं कि CNBC आवाज़ में मेरा सफ़र 20 साल का जो था, आज वो ख़त्म हो रहा है, और बहुत ही बेहतरीन सफ़र हमने इस 20 सालों में किया। बहुत चीज़ें यहाँ सीखी हमने बहुत सारे शोज़ किए, बहुत सारी चीज़ें नई क्रिएट की, और इस चैनल के इंसेप्शन से टिल डेट 2 दशक हमने पूरे किए। तो मेरा सफ़र बहुत ही शानदार रहा।
और हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया, उसमें से अभी भी बहुत सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। मुझे उनका बहुत शुक्रिया करना है कि उनका समर्थन था, उनका हमेशा हमें सहयोग मिला। हमारे पीसीआर की टीम, डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर योगेश जी और धर्मेंद्र जी, बहुत सारे लोग हमारे साथ लंबे सफ़र में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और हर एक अच्छे सफ़र का कहीं ना कहीं नई शुरुआत के लिए आपको अंत करना पड़ता है। तो चूंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत लंबे समय तक जुड़े होते हैं तो आपके इमोशन और सेंटिमेंट भी जुड़ जाते हैं। तो आज मेरे लिए वैसा ही एक दिन है जो मुझे थोड़ा सा इमोशनल कर रहा है कि इतना लंबा सफ़र आज ख़त्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ इतना लंबा सफ़र किया।